नमस्कार। जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए 10वीं कक्षा जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोर्जन किस भाग से होता है? तो इसका सही आंसर चले जाएगा पत्ता। पत्ते में पौधों के वाष्पोर्जन होते हैं। अगला है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो ये सामान्यतः 20 मिलीग्राम होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है? तो इसका सही आंसर चले जाएगा हमारा लगभग 20% ऊर्जा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में विक एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, ये उत्सर्जन से संबंधित है। पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्रिया जो है वाष्पोर्जन कहलाता है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? तो यह श्वसन कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 वेश्म या कोष्ठ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागरम झिल्ली होती है। इससे आर पार पदार्थ आसानी से यानी कम मात्रा में आया और जाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में हमारा किण्वन की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो इसके लिए हमारा निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, यानी ये तीनों, इनमें से सभी आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस की थैली होती है। तो ये नेफ्रॉन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो ये अपने गिल्स, जिसको गलफड़ा कहते हैं, उनसे श्वास लेते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे में गैस के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो गैस के निष्कासन के लिए इसमें विसरण होता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो ये हरा होता है। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक जो है वो मृतजीवी पोषण करते हैं। अगला प्रश्न है, रेनिज एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो रेनिज एवं गोंद ये पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हमारा उपचयन की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन को पचना उपचयन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग में हमारा वृक्क है। अगला प्रश्न है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं जो पाई जाती है ये पत्तियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो बनता है ये अवायवीय श्वसन में बनता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सांस लेने एवं और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको उत्छोछवास कहते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग को क्या बोला जाता है? इसको एनीमिया बोला जाता है। अगला प्रश्न है,
पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम क्यों? तो जाइलम यानी जल का वहन, और अगर फ्लोएम रहता तो भोजन का वहन करता। अगला प्रश्न है, कुटपाथ किस में पाया जाता है? तो कुटपाथ हमारे अमीबा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाया रहता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना रहता है। अगला प्रश्न है, स्टोमटा पौधों के किस भाग में पाया जाता है? स्टोमटा यानी छिद्र, छोटे छोटे छिद्र जो वो पत्तियों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में औसत संकुचन दाब कितना होता है? तो संकुचन दाब 120 और विमोचन दाब 80, यानी 120 हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो हमारा पत्ती हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाष्पोर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोर्जन जो है ये एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि बार बार ये दोहराते रहती है। और अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना जो है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, स्वपोषण स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आपका क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देते हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि जो है वो हमारे आमाशय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, जिसको हम लोग तिलचट्टा कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? इसको लेटेक्स कहते हैं, लेटेक्स। अगला प्रश्न है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यूरिया जो है रक्त में यकृत से प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये कब होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में, यानी सूर्य के प्रकाश यानी दिन में होता है। अगला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम संवहन होता है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, जाइलम जल का वहन करेगा और फ्लोएम भोजन का वहन करेगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन किस माध्यम से बाहर निकलता है? तो जल के माध्यम से। अगला प्रश्न है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो वो हमारा प्लाज्मा होता है, पीला रंग का प्लाज्मा, ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है वो हमारे हरित लवक हैं। अगला प्रश्न है, विक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको नेफ्रॉन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये हमारा आमाशय जो होता है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो ये हमारा लीवर होता है। आगे बढ़ते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन के बिना भी हमारा स्वपोषी पोषण हो सकता है। उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और जल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होती है? तो ये कूटपाथ के निर्माण के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसमें सारा का सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि श्वसन दर सूर्य के प्रकाश और पौधे में क्लोरोफिल के मौजूदगी के आधार पर होता है, ना कि उसका कोई एक मात्रक नहीं हो सकता, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, तो रक्त का थक्का बनने के लिए
रक्त विवांशु जो होता है, जिसको हम लोग विटामिन के नाम से जानते हैं, वो जो है रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो पाचन की क्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की लीवर में पाई जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत के लीवर में जो स्रावित होती है उसे हम आंतरस और एंटीरिकस यानी सक्सस एंटीरिकस ये दोनों कहा जाता है, यानी हमारा आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, यानी कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वाद कलियां पाई जाती है, तो स्वाद कलियां जो होती है वो जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो अमाशय का जो अग्रभाग होता है उसको कार्डियक बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है उसको ग्रासनी कहा जाता है, ग्रासनी बोला जाता है, उसको ग्रासनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो सजीव के मुख्य लक्षण श्वसन। अगला प्रश्न है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो इसको हम सीकम कहते हैं। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो छोटी आंत के इसमें आ जाएगा आपका पित्तरस, अग्नाशय रस, आंतरस, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो इसको हम काइम कहते हैं, काइम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो अमीनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी यानी क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और जल, कार्बन डाइऑक्साइड सभी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, चाइल का अवशोषण कहाँ पर होता है? चाइल का अवशोषण जो होता है वो इलियम में होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? तो मनुष्य में आहार नाल की ये जो है एम्पेडिक्स चले जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, दांत अस्थिक्षय का कारण है? दंत अस्थिक्षय का कारण है मीठी चीजों का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण, दांतों की सफाई, यानी इनमें से सभी चले जाएगा। अगला प्रश्न है, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो इसको इनामेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो पैरामीशियम में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो कोशिका मुख द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है, तो प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन सी है? तो इसमें क्लोरोफिल है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य उपोत्पाद हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उससे निकलती है। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को प्राणी सम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो इसमें हमारा
भित्ति कोशिका जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। अगला प्रश्न है, मुख के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो इसमें हमारा 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो कूटपाद के द्वारा। अगला प्रश्न है, पेप्टोन पेंटाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? पेंटोन जो है वो पेंटाइड्स को किस रूप में तोड़ता है? तो उसको अमीनो अम्ल में यानी ए के साथ चले जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? तो कोशिका के जो जीव द्रव होता है उसमें सारे गुण विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रासनली से जुड़ी होती है? तो ये निगल द्वारा जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है, अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? तो अमीबा का मुख्य भोजन शैवाल के टुकड़े, डाइटम एवं कोशिकीय जीव और बैक्टीरिया तीनों है, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है? तो हार्मोन स्रावित अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। अगला प्रश्न है, ग्लाइटर अथवा घेघा पनपता है? ग्लाइटर और घेघा कहाँ पे? ये हमारा आयोडीन की कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ पे होता है? तो ये थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन का स्रावन होता है। अगला प्रश्न है, मानव का डायलिसिस थैली कहाँ पे है? तो ये नेफ्रॉन में है। अगला प्रश्न है, मानव का भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हमारा चले जाएगा उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो ये हमारा इथाइलिन, जो कि क्या करता है, पादप को अधिक समय तक ताजा बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? तो यह संरचना जो है ये ग्राही कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? तो ये जो हमारा है ये अग्नाशय है। तो अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है। अगला प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि विक के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो विक के दोनों ओर जो ऊपर स्थित होती है उसको एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जीव में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है? जीवों में ध्वनि नहीं, ये चले जाएगा, यानी जीवों मतलब जीव नहीं समझना है, या जीव सजीव की बात हो रही है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग जो है वो श्रवणग्राही होता है। अगला प्रश्न है, विक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं? यानी वृक्क के ऊपर जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसको हम मतलब ऊपर अधिविक ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने बुद्धि वृद्धि एवं जनन के लिए करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अंतःग्रहण। अगला प्रश्न है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं तो ये कब उत्पन्न होता है? बढ़ते तने के अग्रभाग में, बढ़ती जड़ के अग्रभाग में, यानी हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? तो बीज रहित फलों के बनने को अग्र प्रभाविकता कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें से हमारा साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है। इसके अलावा इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन भी इंसान का हार्मोन है, जंतु हार्मोन है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है, ये तीनों आर कौन कौन से हैं? तो 3 आर का कहने का मतलब है रिड्यूस, रिसाइकिल एंड
रीयूज, हमारा ऑप्शन नंबर ए चले जाएगा। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको सिनेटिक यानी सिनेप्स या सिनेटिक दरार कहते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रख, इसमें हमारा चले जाएगा उपरोक्त सभी के साथ, ये तीनों काम करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो इसमें हमारा रासायनिक और तांत्रिक यानी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर यानी मादा एनोफेलिस किस तरह के जल में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है हमारा मलेरिया, ये साफ गंदा जल में पाया जाता है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले। अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो ये डेंगू उत्पन्न करे ये साफ जल में होते हैं, सिर्फ जल का जमा हुआ होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अवशेषी अंग का उदाहरण है? तो इसमें से कर्णपल्लव, पुच्छर, निष्कासन पटरी, इसमें सभी आ जाएगा अवशेषी अंग। अगला प्रश्न है, समजात अंगों के उदाहरण है? तो समजात अंगों के जो उदाहरण है, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। अगला प्रश्न है, विकासीय दृष्टि से हमारी सबसे अधिक समानता किसके साथ है? तो विकासीय दृष्टि से हमारे सबसे अधिक समानता अगर इंसानों की बोली जाए तो ये हमारी यानी इंसानों की, तो ये चिंपैंजी के साथ है। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी, तो ये अधिक होगी। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना था? तो मटर के पौधे को चुना था। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था? तो इसने न्यूक्लिक नाम जो दिया था वो नाभिक अम्ल को दिया था। अगला प्रश्न है, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? तो ये हमारे टी बोरेरी WS सट्टन ने 1902 ईस्वी में दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलिक धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैदानी परिस्थिति तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है सर्प। कोलीफॉर्म क्या है? तो कोलीफॉर्म एक प्रकार का कवक है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल का pH मान कितना होता है? तो स्वच्छ जल का pH मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हमारा 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये 1985 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये 1970 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नलिखित कारणों से बचाया गया। तो किसके कारणों से? ये है मिदनापुर में बचाया गया था ग्रामीण कारणों से। अगला प्रश्न है कि वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो इसमें वनों के अंधाधुंध कटाई, अतिचारण करने यानी उपयोग सभी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बांधते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप मेरु रज्जु में बांधते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है।
अगला प्रश्न है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, तो ये नलिका वाहिनी होती है। अगला प्रश्न है ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी यह अमाशय का भाग। अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो इनमें से हमारा ये उपयोग सभी चले जाएगा। अगला प्रश्न है अग्नाशय द्वारा निम्न में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन और ग्लूकान दोनों हार्मोन, यानी ऑप्शन सी के साथ चले जाएगा। अगला प्रश्न है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है, तो ये एब्सिसिक अम्ल के द्वारा संभव होता है। अगला प्रश्न है साबित होने वाला हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो ये पूर्ण भरण द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न है जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो जड़ का जो अधोगामी वृद्धि होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अगला प्रश्न है पॉक्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क, पॉक्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क ये जो है ये हमारा पश्च मस्तिष्क का भाग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो अनैच्छिक क्रिया हमारा चबाना नहीं, क्योंकि चबाना तो हम अपने मन से करते हैं। अगला प्रश्न है अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसको सोडियम की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो ये हमारा अनुमस्तिष्क करता है। अगला प्रश्न है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो है ये हमारा प्रहरों की ओर यानी गति करने में, यानी टुस्सा जो जिसको हम लोग बोलते हैं उसको बढ़ाने के लिए सहायक है। अगला प्रश्न है अनुकंचित गति किस पौधे में प्रमाणित की जाती है, तो ये हमारा छुई मुई के पौधों में। अगला प्रश्न है विक किस तंत्र का भाग है, ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह का रोग होता है। अगला प्रश्न है खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है उसको, तो उसे संकेत प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है अबट्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए, तो उसको आयोडीन चाहिए। अगला प्रश्न है लीडिंग कोशिका कहाँ मिलती है, तो लीडिंग कोशिका जो है वो वृषण में पाई जाती है। अगला प्रश्न है ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस भाग में सहायता करता है, तो ऑक्सिन जो है वो पौधे के वृद्धि करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र का भाग, तंत्रिका तंत्र का भाग जो होता है वो इन मस्तिष्क शरीर ये पूरा का पूरा भाग हो जाता है। अगला प्रश्न है एस्ट्रोजन प्रोटेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो ये कहाँ से होता है भाई, तो ये हमारा अग्नाशय से होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है, तो मादा जनन हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कुछ जानवर जुगाली करते हैं, तो जुगाली के दौरान क्या किया जाता है, तो भोजन को चबाया जाता है यानी पचाने के लिए। अगला प्रश्न है रुधिर दाब तथा हृदय स्पंद किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है, तो ये एंट्रिनलिन हार्मोन द्वारा बढ़ता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तो ये किस माध्यम से होता है, तो ये तंत्रिका एवं रसायनों के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है एबिसिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, तो ये एक वृद्धि रोधक रसायन है। अगला प्रश्न है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं, तो बीज रहित पौधों के उत्पादन में ऑक्सिन और जिब्बेरेलिन दोनों सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो
तो एथिलीन जो है वो फल पकाने में प्रयुक्त किया जाता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ये हमारा शुक्रवाहिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं, तो इसको बौनापन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो ये हमारा सही पपीता के साथ चले जाएगा। अगला है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो हमारे यीस्ट में होता है। अगला प्रश्न है, फूलों में नर प्रजनन अंग को नर पुंकेसर बोला जाता है। नर यानी पुरुष पुंकेसर और स्त्री को स्त्री केसर। अगला है, द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन हमारा ये चले जाएगा अमीबा में। निम्नलिखित में किस जीव में बहुखंडन होता है? तो ये हाइड्रा में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिका परिवर्तन होता है? तो ये पत्तियों वाले भाग में होता है। अगला प्रश्न है, मानव मादा में निषेचन होता है, तो मानव मादा में निषेचन कहाँ पे होता है? तो ये होता है फिलोफिन नलिका, जिसको फिलोफिन ट्यूब बोला जाता है। अगला प्रश्न है, तने द्वारा कायिका प्रबंधन होता है, तो तने द्वारा जो कायिका प्रबंधन होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो हमारा होता है हल्दी में, अदरक में, इसमें पुदीना में, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, खंडन द्वारा जनन होता है, तो खंडन द्वारा जो जनन होता है ये सितारा मछली में होता है। अगला प्रश्न है, कायिका प्रबंधन संभव है, तो कायिका प्रबंधन जो संभव है वो जड़, तना, पत्ती यानी सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है, तने पर उपास्थिक कलियां पाई जाती है, तो ये किस में पाई जाती है? ये आलू में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा कहाँ पे होता है अलैंगिक जनन? तो ये हो जाता है हमारा हाइड्रा में। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा ईस्ट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा वाला नहीं है, तो ये शुक्रवाहिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परागन कोष में होते हैं, तो परागन कोष में परागकण होते हैं। अगला प्रश्न है, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है मादा युग्मक। अगला प्रश्न है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है, तो इसका प्रमुख कारण असुरक्षित यौन संबंध है। अगला प्रश्न है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर किस प्रकार का होता है? तो ये हमारा हरा होता है। अगला प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का जो है वो बीज वाला भाग जो होता है, अंडाशय वाला भाग वो फल बन जाता है। अगला प्रश्न है, भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती है उसे प्रांकुर कहते हैं। अगला प्रश्न है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि कौन सी होती है? तो इसमें एकल जीव है तो वो खंडन, द्विखंडन, बहुखंडन सभी कर देगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन में आवश्यक होती है, तो लैंगिक जनन में क्या नर एवं मादा दोनों आवश्यक है, तो हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनांग है? तो पुंकेसर जो है वो पुरुष का जनांग यानी नर जनांग है। अगला प्रश्न है, पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण है, दाढ़ी मूछ लगना, मांसपेशियां उभरना, कंठ का फूलना, ये सभी। अगला प्रश्न है, स्त्री में यौवनारंभ के लक्षण है, तो स्तनों में वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ होना, यानी इसमें सभी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में
नर जननांग निम्नलिखित में कौन सा है? तो नर जननांग शुक्राणु, वाहिका, वृषण, मूत्रमार्ग सब, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिका में होता है। अगला प्रश्न है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है? तो निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। अगला प्रश्न है वृषण में बने शुक्राणु सिंचित होते हैं? तो ये अधिवृक्क में सिंचित होते हैं। अगला प्रश्न है वैसा परिवर्तन जो जीवों में नियंत्रण से बाहर होते हैं, जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, उसको निकेत कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो एक लिंगी पुष्प का जो उदाहरण होगा ये पपीते का फूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? ये साधारणतः हमारा 18 वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाता है, जबकि प्रारंभ ये 12 वर्ष की आयु में हो जाता है। अगला प्रश्न है शुक्राणु का निर्माण होता है? तो ये वृषण में होता है। अगला प्रश्न है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा क्या कहलाता है? तो ये स्त्री में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हाइड्रा में प्रजनन की विधियां निम्नलिखित में कौन सी है? इसमें मुकुलन द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। अगला प्रश्न है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर बनाता है। अगला क्वेश्चन है गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? इसमें कायका विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे गर्भाशय कहा जाता है। अगला प्रश्न है माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, तो किसको मिलता है? तो भ्रूण को मिलता है। अगला प्रश्न है मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है? तो ये 9 माह का होता है। अगला प्रश्न है ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है? तो ये सामान्यतः 2 से 8 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? इसमें भ्रूण बनता है। अगला प्रश्न है वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो जनन कहलाता है। अगला प्रश्न है जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। अगला प्रश्न है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इसमें द्विखंडन, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु सभी जो है ये अलैंगिक जनन की विधि है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन में ऐसा होता है। अगला प्रश्न है परागकोश में पाए जाते हैं? तो परागकोश में क्या परागकण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है स्त्री केसर के धारारेखीय भाग आधारिया भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के आधारिया भाग को क्या कहते हैं? तो आधारिया भाग को कहा जाता है अंडाशय। अगला प्रश्न है पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहा जाता है। अगला प्रश्न है निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेचन की क्रिया पुष्पी पादप और जंतुओं में होती है। अगला प्रश्न है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, तो क्या बनाती है? तो ये फल बनाती है। अगला प्रश्न है बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, तो क्या बनाती है? बीजा आवरण, यानी बीज के ऊपर जो आवरण रहता है वही बनाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनांग में पाया जाता है? तो इसमें सिर्फ शुक्रवाहिका जो है ये पुरुष में पाया जाता है, बाकी ये सब महिला में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है, तो
क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट बनता है नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु कितने दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? किस दिन? तो ये 14वें दिन निकलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है? तो इसमें हमारा टाइफाइड हो जाएगा। इसके अलावा बाकी एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस ये सभी है संचरित रोग। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसे डार्विन ने लिखा था। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो ये एक समवृष्टि अंग है, वृत्ति अंग है। अगला प्रश्न है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया। ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? ऐसी संरचना को अवशेषी अंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? तो वाटसन, वेडन, मेंडल, इसने सभी ने जीन शब्द का प्रस्तावना किया था। अगला प्रश्न है, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? तो वाटसन, वेडन, मेंडल, इसमें से किसी ने भी जीन की प्रस्तावना नहीं करी थी। अगला प्रश्न है, कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? तो ये सर्मक हो जाएगा, सर्मक जो है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र बने होते हैं? तो गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं? तो कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। अगला प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जॉनसन ने प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, वे अंग जिसकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में से समानता होती है परंतु कार्य के अनुसार उसमें बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, को क्या कहते हैं? तो इसे समजात अंग कहते हैं। मतलब उत्पत्ति और मूल संरचना समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो तो उसको समजात अंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया? तो उन्होंने 5 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, एक एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे और नाटे पौधे का अनुपात क्या था? उसका 3:1 था, 3:1। अगला प्रश्न है, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटोपिक अनुपात क्या था? तो ये अनुपात था 9:3, 3:1, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो स्त्रियों में XX होते हैं और पुरुषों में XY। अगला प्रश्न है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो XY होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांतों की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो यह डार्विन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अगला प्रश्न है, मानव का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो ये अफ्रीका में हुआ था, अफ्रीका के जंगलों से। अगला प्रश्न है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? तो ये समरूप अंग के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रकृति वरण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन है? तो इसके चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगला प्रश्न है, वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जिसको हम शॉर्ट में मेंडल भी कहते हैं, ने किया था। अगला प्रश्न, इनमें कौन सही है?
तो इसमें हमारा डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। ये है, सही है, बी नंबर। अगला प्रश्न है, कान के नीचे हिस्से को क्या कहते हैं? तो कान के नीचे हिस्से को कर्णपाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इसको सर्वप्रथम लामार्क ने समझाया था। अगला प्रश्न है, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? तो विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? तो उस जीव का जीन प्रारूप और जीनोटाइप दोनों, यानी सी नंबर आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे वंशानुगत या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसे लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो वे एक पादरी थे। अगला प्रश्न है, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? तो जनक पीढ़ी को उन्होंने पी लेटर से सूचित किया था। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? तो उस आबादी का जीन कोष कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आणविक जाति वृत्त। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी के पिता किसे कहते? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला प्रश्न है, किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो ये मेंडल ने ही कहा था, इसे मेंडल के द्वारा। अगला प्रश्न है, डीएनए कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो ये हमारे 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी तथा तितली के पंख एक असमजात अंग है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी जीव की जीन संरचना कहलाती है? तो वो जीन रूप या जीनोटाइप कहलाती है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, तो क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? तो अफ्रीकी मानव का तो सबसे निकट संबंधी हमारा चिंपैंजी है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जीव जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो ये डीडीटी हो जाएगा हमारा जैव निम्नीकरण पदार्थ। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो जलीय आहार यानी शैवाल, जलीय कीट और मछली, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता मतलब इसमें हमारा चले जाएगा जंगली सुअर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है? तो ये कौन अपघटित हो जाएंगे आसानी से? तो ये सूखे घास पत्ते। अगला प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं? तो ये उत्पाद कहलाते हैं, उत्पादक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें मुर्दाखोर यानी जो मरने के बाद जो खा लेता है, तो वो चील भी खाता है, सियार भी, कौवा भी, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? अजैव निम्नीकरण मतलब जो सड़ेगा गलेगा नहीं, तो वो प्लास्टिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो पर्यावरण के जैविक घटक जिसमें जीवों की जीव नहीं है, तो वो वायु है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? तो जैव निम्नीकरण प्रदूषक में हमारा प्लास्टिक आ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो सूर्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो स्थलीय परितंत्र कौन नहीं है? तो
एक्वेरियम। एक्वेरियम जो है ये स्थलीय परितंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है CFC। तो CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो अपघटक जीव कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। तो कम वर्षा, भूस्खलन यानी उपरोक्त सभी, अपरदन, बाढ़, सभी जो है ये सभी परेशानी वनों की कटाई से ही उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है जैव वातावरण में शामिल है। तो जैव वातावरण में जंतु, पौधे और मनुष्य, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं तो सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। ऑप्शन डी, सी। अगला प्रश्न है जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। तो जीवाणु और कवक क्या है? अपघटक है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो ये जो प्रवेश करती है हरे पौधे द्वारा। अगला प्रश्न है ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। तो ओजोन परत किसको? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है प्रत्येक परितंत्र होता है तो क्या होता है? ज्ञातात्मक, गत्यात्मक तंत्र। प्रत्येक परितंत्र होता है ज्ञातात्मक तंत्र। अगला प्रश्न है पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? तो ये मुख्य रूप से 2 घटकों का बना होता है, जैव और अजैव। अगला प्रश्न है परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणी निम्नलिखित में से कौन है? तो उत्पादक, उपभोक्ता, उपकरण, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन एक घातक विष है। अगला प्रश्न है कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम परितंत्र कौन हो जाएगा? हमारा बगीचा और खेत, इसको हम अपने से बनाते हैं। अगला प्रश्न है ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? तो ये है हमारे घास फूस और चमड़ा, यानी ए में। अगला प्रश्न है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, गेहूं, आम नहीं, घास, बकरी तथा मानव। हाँ, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। तो हिरन क्या होते हैं? प्राथमिक तो पादप हो गया, पेड़ पौधा। हिरन द्वितीयक उत्पाद उपभोक्ता हमारा नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। उत्पादक तो पेड़ पौधा हो गया, हिरन हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो ये सूर्य का प्रकाश है। अगला प्रश्न है घास स्थली परितंत्र में उत्पादक है। तो घास स्थली में उत्पादक कौन है? तो हमारा घास हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओजोन के अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं? तो ये 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न है अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक का उदाहरण कौन है? तो ये कवक है। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वृक्षों की रक्षा करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के जलमंडल, स्थलमंडल, ये सभी आ जाएंगे पर्यावरण के अंतर्गत। अगला प्रश्न है जैव घटक के उदाहरण है। तो जैव घटक के पौधे, जंतु, यानी दोनों, पौधे और मनुष्य दोनों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है उपभोक्ता का निर्भर रहने वाले जीव कहलाते, उत्पादों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं, तो उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न है उपभोक्ता को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? तो हिरन तो नहीं है, मनुष्य है और तिलचट्टा, यानी बी और सी दोनों, यही ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। तो सूक्ष्म उपभोक्ता कौन? जीवाणु और कवक, यानी ऑप्शन नंबर सी चले जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? तो वन का आहार श्रृंखला कौन बनाता है? तो
घास, हिरन और बाघ। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी कहाँ अवशोषित होता है? तो ये हमारा ओजोन परत में, यहाँ पे ओजोन गैस पाया जाता है। O3 इसका फार्मूला है, O3। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो त्वचा का कैंसर। पराबैंगनी किरणों के कारण त्वचा का कैंसर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? तो ये हमारा 5 परतों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न है, पादप खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो पादप खाने वाले जीवों को शाकाहारी जीव कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव न्यूनीकरण है? तो जिसको मानव ने बनाया, तो किसको बनाया? तो बायोगैस को। अगला प्रश्न है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव न्यूनीकरण कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? इससे नाले नालियों की में अवरोध उत्पन्न होता है, मृदा प्रदूषण होता है, मानव शरीर में, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला सही है? चूहे, घास, मोर, सर्प। घास, चूहे, मोर, सर्प, मोर, यानी घास को चूहा खाता है, चूहे को सर्प, सर्प को मोर, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं, तो ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। सॉरी, ग्रहण करने वाले होते हैं, ग्रहण करने वाले को उपभोक्ता कहा जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो उत्पादक इसमें हमारा घास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संसाधनों में किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है? तो कोयला को, पेट्रोलियम को, वन को, यानी सभी को, क्योंकि सभी समाप्त होने वाले संसाधन है। अगला प्रश्न है, विश्व में कितने प्रतिशत भागों में जल पाया जाता है? तो ये 70% भाग में जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। अगला प्रश्न है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो इसमें केचुआ उभयलिंगी है, कृमि उभयलिंगी है, हाइड्रा भी उभयलिंगी है। ऑप्शन डी मछली के साथ चले जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सिद्धांत दिया डार्विन ने। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अजैवी संसाधन निम्न में से कौन है? तो अजैव संसाधन इसमें हमारा जल है। अगला प्रश्न है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो नम क्षेत्र उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कुल्ह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। आगे बढ़ते हैं, जैव न्यूनीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? तो जैव न्यूनीकरण इसमें से मलमूत्र, वहित मल, पेड़ पौधे की मिश्रण, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, जैव न्यूनीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? तो जैव अनिम्नीकरण है इसमें, तो सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारे आंत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ करी थी? तो ये 1970 में प्रारंभ करी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रकृति संसाधन नहीं है? तो प्रकृति संसाधन हमारा वायु, जल, मृदा, जीवधारी नहीं है। अगला प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध है? तो यूरो 2 जो है वो वायु प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण कौन है? नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। तो नदी नहीं है, हमारा कुआं चले जाएगा, भूमि के अंदर से उसी से जल निकलता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु में हमारा केचुआ आ जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? तो ये हमारा जंगल कहलाएगा। जंगल में जैव विविधता को सबसे अधिक देखा जाता है। अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष से है? तो इसका खेजड़ी, कहीं अड़वा रहता है, कहीं रो, खेजड़ी के वृक्ष से संरक्षण से है। अगला प्रश्न है, प्रकृति जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे चेक डैम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन हैं जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं? तो ये केवल प्राणियों के मृत शरीर से, केवल वनस्पतियों के मृत शरीर से, सागरीय प्राणी के मृत शरीर से, यानी उपरोक्त सभी से। किसी भी प्राणी, कोई भी प्राणी हो उसके मृत शरीर के से ये हमारा कोयला पेट्रोलियम बनता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में प्रकृति संसाधन कौन है? तो प्रकृति संसाधन मृदा भी है, जल भी है, वन भी है, यानी इनमें से सभी। तो इसके साथ हमारा 10वीं कक्षा के जीव विज्ञान के पूरे 335 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।